बैटल्स ऑफ तरेंस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ चंदेरी के बाद हम पहुंच चुके हैं बैटल ऑफ घाघरा के पास। ये बैटल मुगल एम्परर बाबर और अफगानों के बीच हुई आखिरी बैटल है। ये बैटल बाबर के लिए आखिरी इसलिए है क्योंकि इस बैटल के तुरंत एक साल बाद बाबर की मौत हो जाती है। वैसे आपको बता दूं, ये मेरी बैटल सीरीज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 5वां लेक्चर है जिसमें मैं बैटल ऑफ घाघरा को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने अभी आपको जो नाम गिनाए हैं उन बैटल्स को कवर किया है। यही इस बैटल के बैकग्राउंड है। मतलब अगर आपको ये बैटल्स अच्छे से पता है कि क्या एग्जैक्टली पीछे क्या हुआ था, तभी आप इस बैटल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन सारी बैटल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए उन्हें देख सकते हैं। वैसे इन सभी बैटल्स का ओवरव्यू तो आपको मैं दूंगा ही, क्योंकि बिना इसके मैं डायरेक्ट कोई भी लेक्चर शुरू नहीं करता। किसी भी चीज को हमें समझाना से पहले उसका बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी होता है, और उसी से मैं आज के इस लेक्चर की भी शुरुआत करूंगा। तो बैटल्स ऑफ तरेन, जो कि दो बैटल हुई थी, ये दो बैटल 1191 और 1192 एडीज में हुई थी, बैक टू बैक। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। ये बैटल हुई थी घोरी एम्पायर के शासक मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान, राजपूत कॉन्फिडरेंस की जो राजा थे, उनके बीच ये बैटल हुई थी, जिसमें अल्टीमेटली यहाँ पे घोरी जीत जाता है और यहाँ पे फर्स्ट इस्लामिक इन्वीजन होता है उस टाइम का। इसके बाद अभी यहाँ पे कोई नेटिव्स राज नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हो चुका था, और यही से शुरू होता है सल्तनतों का दौर, जो कि फर्स्ट थी मुलुक डायनेस्टी, मतलब मुलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं। उसका ये फर्स्ट यहाँ पे विराजमान था दिल्ली के सल्तनत पर। इसके बाद आए थे खिलजी, उसके बाद आए तुगलक, उसके बाद आए सैयद, उसके बाद आए लोदी। अब इस लोदी के शासनकाल में जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, वो बहुत ही मतलब गुस्सेल राजा था, गुस्सेल सुल्तान था उस रीजन का, उस समय का। इस वजह से उसके अंकल बाबर को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और इसे हराओ, हमें शांति चाहिए हमारे रीजन में और वो हमें आप दिलाओ। ऐसे में 1526 को बाबर इन्वेट करता है और लड़ी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस बैटल के चलते अब लोदी को पूरी तरह से बाबर उखाड़ देता है, लोदी डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। यहां पे आ जाते हैं मुगल। इसके बाद लड़ी जाती है बैटल ऑफ खानवा। इसके इमीडिएट वन ईयर बाद यानी 1527 को अपोज में थे अभी राणा सांगा। बाबर उन्हें भी हरा देता है और अल्टीमेटली अभी मेवाड़ किंगडम, मेवाड़ का जो रीजन था, वो भी अभी बाबर के हाथों चला गया है। इसके बाद बाबर को अपना एक बॉर्डर सेट करना था, एक पहाड़ी वाला इलाका जिसके चाहिए था, जिसके लिए उसे चाहिए था। ऐसे में वो चंदेरी फोर्ट को कैप्चर करना चाहता था। चंदेरी का फोर्ट उस वक्त मालवा के राजा मेदिनी राय के पास था। तो इससे पाने के चक्कर में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी जाती है 1527 को। मतलब अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 को, बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी 1527 को, और उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई 1528 को। मतलब बैक टू बैक, बाबर को सांस लेने का वक्त नहीं है, बैक टू बैक वो एक से एक रीजन जीतते जा रहा है और अलग अलग एरियाज को अपने अंडर लेते जा रहा है। अब चंदेरी फोर्ट को भी वो जीत लेता है, मेदिनी राय को वो हरा देता है, और इसी के साथ अभी पूरा, मतलब आप नॉर्थ एरिया का जो रीजन आप नक्शे में देख सकते हैं, ये पूरा रीजन अभी बाबर के अंडर है, और बाबर यहाँ का बहुत पावरफुल एम्परर हो चुका है। ऐसे में स्टार्टिंग से ही उसे एक चीज की प्रॉब्लम थी, और वो थी अफगानों अफगानों की चल रही घुसपैठी। अब ये अफगान्स कौन थे? अब लोदी डायनेस्टी जो बाबर से पहले यहां दिल्ली की गद्दी पर राज कर रही थी, उसी के कुछ भागे हुए सरदार थे जो अभी भी बाबर की अधीनता स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, जो छुप छुप के उनपे वार किया करते थे। बाबर किसी क्षेत्र में घुस गए, थोड़ा लूटपाट मचाई और वापस अपने क्षेत्र बिहार या फिर उस बंगाल की तरफ भाग गए। ऐसा हो, क्योंकि बंगाल की तरफ उस वक्त बाबर का कुछ नहीं था ना, तो ऐसे में वो
ये काम करते थे। तो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही बाबर को इस चीज का मतलब प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम जो बड़ी पावर्स थी, मेवाड़ की राजा राणा सांगा, मालवा के राजा मेदिनी राय, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उसको पहले उसको शांत कराना था, इनको इनको अपने अंडर लेना था। उसके बाद ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो निपट पाता था, निपट पाने की वो कोशिश करने वाला था। तो यही होता है, चंदेरी की बैटल जैसे ही होती है वैसे ही वो सोचता है कि हाँ चलो अभी ये बड़े बड़े काम तो हो गए, अभी क्या करते हैं इन चूहों से निपटते हैं, मतलब जो पहले से हमें परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं बार बार लूट के चले जा रहे हैं, तो अभी इनसे निपटते हैं। अब यहाँ एक बात थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अफगान थे, ये मतलब आप ऐसा नहीं था कि इनको किसी का सपोर्ट नहीं था, मतलब ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ रहे थे बाबर की सेना के साथ, तो ये ऐसा मतलब खुले में मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप अकेले नहीं लड़ सकते थे ये सब चीज। तो उनकी ये मदद कौन करते हैं, बंगाल के जो एक शासक थे, बंगाल के एक सुल्तान थे, नुसरत शाह, नुसरत शाह उनकी मदद करते हैं कि भाई आप क्या करो, आप बाबर एक के बाद एक जीतते जा रहा है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से उसका देख रहा हूं मैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता, उसके बाद बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा को हराया, बैटल ऑफ चंदेरी मेवाड़ के राजा मेदिनी राय को हराया, अभी आगे चल के वो बंगाल में आएगा। तो उसको अल्टीमेटली इस बात का डर था कि यार ये मेरे ऊपर आगे आएगा, तो ऐसे में वो क्या कर रहा था, अफगानों को हवा देने का काम कर रहा था। भाई आप तो आपका काम करो ही, इसके साथ मेरा भी काम हो जाएगा, वो मेरे तरफ नहीं आएगा, वहीं पे शांत हो जाएगा। तो वो अफगानों को मदद कर रहा था। अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने जिसका सर कलम किया था, इब्राहिम लोदी, उसका भाई था एक महमूद लोदी। ओके, वो अपने भाई का बदला लेने के लिए उतावला था, यार कब बाबर मेरे हाथ में आएगा मैं उसको कब उसका उसका भी सर कलम करूंगा, उसकी सेना का के हिप बनाऊंगा, सेना के सबको काट के, मतलब उसकी स्टाइल में, मुगलों की स्टाइल में वो भी करना चाहता था। और वही नुसरत शाह की मदद से वो ऐसे छोटी छोटी गुरिल्ला वॉर लड़ रहा था। अब जब बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ रहा था, ओके, वो उस टाइम के वो 1528 में वो लड़ाई जब लड़ रहा था, ऐसे में क्या करता है, महमूद लोदी जो होता है वो अभी इस तरफ खुला है पूरा, मतलब वो बाबर चंद्री पे चढ़ा हुआ है, वहां पे लड़ रहा है, और यहाँ पे पूरा वो उसका टेरिटरीज खुला है। ऐसे में वो क्या करता है, महमूद लोदी जाता है और कन्नौज और शमशाबाद को जीत लेता है, मतलब वहां पे सीधा अटैक कर देता है, मतलब फाइन फुल टू फाइनल अटैक करता है और कन्नौज को और शमशाबाद को जीत लेता है। अब जैसे ही बाबर को इसकी खबर लगती है, वो अभी खड़ा है वहां पे ऊपर, लड़ रहा है, लड़ाई वैसे खत्म हो चुकी है, और अभी क्या है, अभी जीत का जश्न तो मनाते हैं ना आदमी कि यार हम जीत गए, फोर्ट जीत गए चलो। लेकिन जैसे ही उसको वो खबर, तो तुरंत वो नीचे उतरता है यार कि भाई अभी अभी मुझे जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी इन अफगानों को मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ये अभी कन्नौज शमशाबाद पहुंच चुका है, अगर मैं थोड़ी भी देर करता हूँ, थोड़ा भी अगर लेट आ जाता हूँ, तो ये दूसरे तीसरे दिन आगरा पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आगरा पहुंच जाते हैं दिल्ली का तख्ता पलट हो सकता है, मैं वहां पे नहीं रहूंगा। ऐसे में आगरा को बचाना बाबर के लिए बहुत जरूरी काम था, तो वो तुरंत चंदेरी की वो जो बैटल थी उसको तुरंत निपटा कर पहुंच जाता है कन्नौज की तरफ, मतलब अपना सफर दौड़ाता है कन्नौज और शमशाबाद की तरफ। अब सफर के दरमियान, मतलब जब जैसे वो सफर कर रहा था बाबर उस ओर अफगानों की तरफ, उसे ऐसा पता चलता है कि अवध का जो रीजन है वहां पे अफगानों का हेडक्वार्टर है, मतलब वहां पे बबवन नाम का एक सरदार था, वो पूरा हत्याए बैठा था, अवध अवध के किला, अवध को पूरा वो कैप्चर किए बैठा था, और वही रीजन था अफगानों का, उसे ये पता चलता है। तो ऐसे में वो सोचता है कि यार क्यों ना मैं क्या करूं, सीधे वहां पर जाके ही हमला कर दूं, मतलब उनका जो मेन हेडक्वार्टर है वही कोई उसे ही खत्म कर दो। तो उनको यही यही से रसद जाती थी शमशाबाद और कन्नौज को, तो वो मिलना उनसे बंद हो जाएगी, जैसे मैं उनको हेडक्वार्टर कैप्चर कर लूंगा, अपने एरिया तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। ओके, तो ये वो सोचता है, इसलिए वो क्या करता है, कन्नौज और शमशाबाद जानने से अच्छा वो अवध चला जाता है। ओके, अब बाबर के आने की खबर जैसे ही बिबवन को पता चलती है, वो सरदार को पता चलती है कि यार अभी बाबर अपनी सेना लेके चंदेरी से सीधा मेरी तरफ आ रहा है, अब ये तो कुछ अलग ही हो गया। इधर वो तैयार थे सब लड़ने के लिए उससे शमशाबाद और कन्नौज में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बाबर सीधा हेडक्वार्टर की ओर चला आ रहा है, तो बिबवन मतलब डर जाता है वो कि अभी कैसे कैसे हैंडल करे इसे। तो वो क्या करता है, इस डर के मारे वो भाग चला जाता है नुसरत शाह के पास, बंगाल भाग भाग खड़ा होता है। अब उसके बिबवन के भाग जाने के बाद ऐसा होता है कि बाबर अभी
सीधा अवध पर कब्जा कर लेता है। अरे उसको तो अच्छा ही था, अभी मतलब बिना कुछ किए बिना कुछ लड़े अवध उसके हाथों में आ गया था, बिहार पूरा उसके हाथ में था अभी। तो अभी वहां पे वो अपना पूरा सेटल कर देता है, चलो अभी हेडक्वार्टर अफगानों का अपने हाथ में आ गया। अब ऐसे में अभी क्या होता है, महमूद शाह एक दूसरी चाल चलता है। वो क्या करता है, अभी एक बिहार का जो चुनार नाम का एक फोर्ट था, किला था, उसे अभी वो पूरा घेर लेता है। ओके, उसको घेर लेता है कि बाबर को वहां से उठाया जाए, अवध से उठाया जाए। मतलब वो इसकी चाल थी कि हम उसका किले को घेर लेंगे, जिसके चलते क्या होगा, बाबर वहां से उठ के हमारी तरफ आएगा। जैसे वो यहाँ पे आएगा हम भाग जाएंगे। ओके, उसका यही मकसद था कि अपने अवध से उसे उठाना और अवध को फिर से कैप्चर करना। और वैसा ही होता है, बाबर को जैसे ही ये पता चलता है कि यार अभी महमूद लोदी चुनार के किले को वो घेर के रखा है, वो तुरंत अपना बेड़ा उठाता है, चलो हाँ चलो इसको पकड़ो। अभी वो चूहे बिल्ले का खेल, आप समझ समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो जैसे ही बाबर अभी चुनार के पास पहुंच रहा है, ये पूरा अपना जो घेरा है उठाता है और भाग के वापस चला जाता है बंगाल की तरफ। अब बाबर सोचता है कि भैया ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही मैं इनसे लड़ने के लिए आ रहा हूं, ये मुझे बिना लड़े पीठ दिखा के भाग रहे हैं, और भाग रहे भी कहाँ है, बंगाल में। अब भी उसे पता चलता है कि यार दाल में कुछ काला है, मतलब ये बंगाली क्यों भाग रहे हैं। तब आगे चलकर ये उसे, वो क्या करता है, अपने कुछ स्पाइस मतलब अपने जासूसों को भेजता है बंगाल की तरफ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या कॉन्स्पिरेंसी पक रही है, कौन सा षड्यंत्र हो रहा है मेरे खिलाफ, वो जाके देखे। तो उसके स्पाइस उसे बताते हैं कि हाँ, नुसरत शाह नाम का एक बादशाह है वहां पे बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, इन अफगानों को उकसा रहा है आपके खिलाफ। अब बाबर को पूरा मामला समझ में आया था, और वैसे भी वो ये बात तो जानता ही था कि यार बिना किसी मदद के, मतलब इतना बड़ा राजा था यार वो, इतना 3-4 लड़ाइयां लड़के यहाँ तक आया था, तो इतना तो उसको तजुर्बा हो ही सकता है कि यार बिना किसी मदद के ये छोटी छोटी ट्राइब्स क्या कर सकती है, बिगाड़ सकती थी मेरा। तो ऐसे में वो क्या करता है, अभी उसको अभी पहले नुसरत शाह को मतलब मात देनी थी। तो एक प्यार भरे शब्दों में एक लेटर लिखता है कि भैया तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इस अफगानों की मदद करना बंद करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उनका तो मैं हिसाब करूंगा ही करूंगा, साथ में तेरा भी करूंगा। तो ये प्यार भरे लेटर्स थे, लेकिन ये नुसरत शाह को समझ में नहीं आए। वो अपने ही मस्त मगन में था, और उसने ये उसकी बात को इतना ज्यादा ये सीरियसली नहीं लिया, लाइटली लिया उसको, और अफगानों की मदद वो करता रहा। छोटे छोटे गुरिल्ला वॉर्स उसके आगे चलते रहे, लूटते रहे। तो ऐसे में बाबर क्या करता है, अभी पूरी सेना लेके चल रहा है। अभी अभी चलो फाइनल फाइनल कर देते हैं। और अभी इसी के चलते ये बैटल ऑफ घाघरा लड़ी जाती है 6 मई 1529 का वो दिन। अब आप समझ लीजिए, बैक टू बैक बाबर लड़ाइयां लड़ते जा रहा है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड बैटल ऑफ सॉरी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ घाघरा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, और अब ये बैटल ऑफ घाघरा 1529। मतलब बैक टू बैक, मतलब उसको आप सोच सकते हैं कि उसको पीठ सीधे करने के लिए भी चांस नहीं है। मतलब वो मेरे ख्याल से वो लेटा भी नहीं होगा, इतनी कैंपेन्स में वो व्यस्त है। आप सोच सकते हैं एक आदमी इस तरह से कैसे हैंडल कर सकता है इतनी बड़ी चीज को, वो भी उस वो बैटलफील्ड अलग अलग क्षेत्र में लड़ना है। पहले वो लड़ा ऐसे क्या बोलते हैं उसको हम, डेजर्ट एरिया में पहले लड़ा, उसके बाद वो पहाड़ चढ़ के लड़ता है, ट्रेंचेस खोद के वो लड़ता है, हर चीज हर टेक्निक हर टैक्टिक्स को यूज कर रहा है वो। कि आप समझ सकते हैं कि वो एक साधारण सा वॉरियर नहीं था, कोई असाधारण असाधारण चीज उसमें नहीं थी, वो एक असाधारण था, मतलब बहुत बड़ा उसमें वो उसका रोल था इस पूरे कैंपेन में। जिसके चलते वो अब लास्ट बैटल, मतलब आप सोच सकते हैं मेरे ख्याल से तो वही होगा कि वो अब थक चुका है, और इसी के चलते ही ये बैटल उसकी आखिरी बैटल थी। खैर अभी बैटल ऑफ घाघरा में क्या क्या हुआ ये हम अभी जानते हैं। हाँ, तो 6 मई 1529 का वो दिन, जब एक तरफ खड़ा है बाबर और दूसरी तरफ है महमूद लोदी अपनी छोटी सी सेना लेकर। बाबर अभी बहुत बड़ा आर्मी है उसके पास। उसके बाद वो घोड़े हैं, हाथी है, घोड़ी है, घोड़े है, कैवलरीज है। साथ ही साथ उसके पास वो उसका जो मेन जो है गन पाउडर है, तोहफे है, ऐसा सब कुछ वो लेके आ रहा है। एक चीज वो उसके पास नहीं है, गुरेला वॉरफेयर टेक्निक, जो कि इसके पास है, महमूद लोदी के पास। लेकिन अभी आगे क्या होता है अल्टीमेटली वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, बाबर की सेना पूरी रूप से हावी हो जाती है।
इसकी सेना पर, महमूद लोदी की सेना भी अफगानों पर। अब क्या होता है, महमूद लोदी का एक प्लान था कि ये बैटल अभी घाघरा नदी के किनारे हुई थी, हाँ इसलिए इसको बैटल ऑफ घाघरा कहते हैं, ये खैर मैं बताना आपको भूल गया। घाघरा नदी के किनारे बैटल हो रही थी, तो महमूद लोदी का प्लान यह था कि जैसे ही हम डिफीट कर, मतलब हमारा नुकसान होता है, हम क्या करेंगे, तुरंत उसने नाव बोट तैयार रखी थी, बोटों में बैठ के कि उस दूसरे किनारे में चले जाएंगे और वहां से जाते जाते हमला करेंगे। अल्टीमेटली हम और बाबर हमें निशाना नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ पे वो गलती कर बैठा। बाबर की सेना पूर्ण रूप से तैयार थी इस बारे में भी, उनको पता था कि नदी में भी कैसा लड़ा जाता है, क्या लड़ा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही महमूद लोदी पीछे हटने लगता है अपनी सेना को लेकर, नदी में उसकी सेना उतारता है, तो बाबर भी क्या करता है, अपनी सेना को वो तोपों के साथ बोट में उतार देता है और बोट में ये लड़ाई चलती है। तो आप यहां जान सकते हैं कि जमीन तो लाल हो ही चुकी थी, पानी भी लाल हो रहा था अभी खून से, मतलब इतनी तबाही मचा दी थी बाबर में। पकड़ पकड़ के मारा, एक एक को छोड़ा नहीं। उसका मुगलिया स्टाइल जो था, सीधा गर्दन उड़ा देना, खत्म कर देना, इतनी बुरा हाल कर दिया। मतलब यहां से आप बोल सकते हैं कि बाबर ने उखाड़ दिया पूरा। अगर बाबर उखाड़ दिया यहाँ पे, अगर बाबर इसके 1 साल अगर नहीं मरता, तो शायद जो आने वाला वक्त था जहां पे हुमायूं जो राज करने वाला था, और उसके रीजन में जब शेर शाह सूरी ने मुगल एम्पायर को उखाड़ फेंका था, वो भी एक अफगानी अफगानी था, वो कभी भी नहीं होता। क्योंकि शेर शाह सूरी इसी इंतजार में था कि कब बाबर मरे और कब मैं उसका फायदा उठाऊं, और वही अल्टीमेटली होता है आगे। खैर वो आगे की बात है। अभी क्या होता है, ये खत्म कर देते हैं पूरा, मतलब तहस नहस कर देते हैं बाबर की सेना, इनकी सेना को। और अल्टीमेटली अभी क्या है, उसका तो वो स्टाइल ही है मोहम्मद लोदी का, जैसे ही कुछ हो भाग के बंगाल चले जाए। तो अब बाबर क्या होता है, अब बाबर उसका पीछा कर सकता था, लेकिन बाबर अभी बोलता है बस बहुत हो गया, बहुत लड़ाई लड़ लिए भाई, वहां से आके यहाँ तक लड़ ही रहा हूं मैं। तो ऐसे में वो क्या करता है, एक संधि का प्रस्ताव भेजता है बंगाल के बादशाह के पास, नुसरत शाह के पास, कि भाई छोड़ दो, अभी मैं तेरे साथ एक संधि करता हूं भाई, मैं तेरे कैप्चर नहीं करूंगा, तो तू मुझको अभी एक वादा कर ले कि तू इनको किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तेरे पे हमला नहीं करूंगा। अब महमूद लोदी को भी खुश करने के लिए वो क्या करता है, बंगाल के ही किसी एक टेरिटरी का वो एक छोटा सा ये दे देता है उसको, एक गवर्नर बना देता है उस एरिया का, भाई तू खुश रहे अभी, और मेरा ये मान ले। तो यहाँ अफगान क्या करते हैं, अभी यहाँ जाकर अफगान उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ चलो अभी बाबर आप हमारे किंग हो, आप हमारे रूलर हो, एम्पायर हो, आप जो भी हो, आपका हम स्वीकार करते हैं, दिल्ली की गद्दी पर आप बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अभी अफगान पूरी तरह से खत्म होते हैं और ये कैंपेन सक्सेसफुल रहता है, आप कह सकते हैं बाबर को। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए था बाबर को, बंगाल जाके पूरा बंगाल को इन्वेट करना चाहिए था, वहां पे उसकी संधि थोड़ी सी गलत साबित होती है, क्योंकि महमूद लोदी को जिंदा छोड़ना उसके लिए थोड़ा गलत था मेरे ख्याल से, क्योंकि यही आगे चलकर थोड़ा बाद में बगावत करेगा हुमायूं के वक्त पर, जो आगे वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे, बैटल ऑफ चौसा हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें। तो अल्टीमेटली अभी क्या होता है, बाबर पूरी संधि वंदी करके अभी शांत बैठा है, ट्रीटी करके शांत बैठा है। अभी उससे सताने लगी काबुल की याद कि यार अभी चलो बहुत थक गया हूं मैं, अब जाके मैं थोड़ा काबुल, जो मैं जहां से मैंने ये शुरुआत की थी, वहां पे जाके मुझे थोड़ा आराम करना है। तो वो निकल पड़ता है काबुल की ओर। लेकिन रास्ते में क्या होता है, उससे हुमायूं की तरफ से एक बुलावा आता है, मतलब कोई और भेजता है वो बुलावा, उसके जो नोबल्स थे वो भेजते हैं कि हुमायूं की तबीयत खराब है, आप आइए। अब एक बाप अपने बेटे की ऐसी हालत, और वह वो भी हुमायूं से बहुत प्यार करता था बाबर, तो वो ऐसे में नहीं जा सकता था ना, तो वो क्या करता है, अपना रास्ता मोड़ लेता है कि चलो अभी नहीं जाना है मुझे वहां पे, वापस आगरा वो चला जाता है अपने बेटे हुमायूं से मिलने। अब ये साल था 1530 का, मतलब बैटल ऑफ घाघरा जब लड़ेगी उसके 1 साल बाद। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो आगरा पहुंचता है, तो हुमायूं बेड पर लेटा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, एक बहुत बड़ी बीमारी उसको लगी थी। वो अब उस वक्त इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि अल्टीमेटली उसको क्या हुआ ये पता चले, लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा था, और वो इतना बीमार था पिछले कई दिनों से कि पूछो मत, कि ऐसा लगे कि वो अगले 2-3 दिन में मौत हो जाए उसकी। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली बाबर उससे इतना प्यार करता है कि वो दुआ करता है अल्लाह से अपने, कि यार इसकी जो भी बीमारी है आप मुझे दे दे, हे अल्लाह, और इसे बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। कि तो अल्टीमेटली अल्लाह उनकी बात ये सुन लेते हैं, उसकी इबादत कबूल की जाती है, और वो बीमारी, हुमायूं की बीमारी बाबर को लग जाती है, और उसके आने वाले कुछ दिनों में ही बाबर की मौत हो जाती है।
अब इससे पहले बाबर की मौत हो, ये बीमारी बाबर को लगे और उसकी मौत हो, बाबर क्या करता है, तुरंत हुमायूं को अपना नेक्स्ट एम्परर घोषित कर देता है। क्योंकि क्या होता है वहां पे अंदर नोबल्स के बीच थोड़ा बहुत मतलब ये चल रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि क्या हुआ, अभी इतना बड़ा एम्पायर है तो क्या चलेगा। और दूसरी ये बात कि बाबर के और भी बेटे थे जिनके बीच सक्सेशन वॉर चल सकती थी हुमायूं के बीच। सब हुमायूं से नफरत करते थे, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। हुमायूं का राज आके आने वाला है, हुमायूं हर बात पे अभी आएंगे। बाबर तो अभी खैर चले ही गए वैसे। तो इसके चलते बाबर को क्या करना था, तुरंत हुमायूं को एम्परर घोषित करना था। तो 23 दिसंबर 1530 को हुमायूं बनते हैं अगले बादशाह, मुगल बादशाह। ओके, बाबर के जीते जी, अभी बाबर मरा नहीं है, बाबर के जीते जी हुमायूं अभी गद्दी पर बैठ गया है, मुगल बादशाह है। और इसके अगले 3 दिन यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की हो जाती है मौत। अब इसके चलते बाबर क्या क्या छोड़ के चला गया था, बाबर तो चला गया था लेकिन उसके अभी कितनी बड़ी टेरिटरी उसके पास थी, अब आप नक्शे में देख लीजिए इसको। अब बाबर सिंध से लेकर बिहार और हिमालय से लेकर ग्वालियर और चंदेरी तक फैला अपने राज्य का मालिक था। मतलब अभी आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी टेरिटरी थी उस वक्त के लिए। मतलब अभी ये पूरा नॉर्थ वाला रीजन, पूरा नॉर्थ साइड अभी बाबर के कंट्रोल में है, जो अभी अल्टीमेटली आगे चल के बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा। खैर, हुमायूं जब आया तो कुछ 10-12 साल तो वो सक्सेशन वॉर में पिसा रहा अपने भाइयों के साथ, जिसके चलते शेर शाह सूरी ने मुगल एम्पायर को उखाड़ फेंका। उसके बाद फिर से वो आया, फिर से उसने अपना थ्रोन स्टेब्लिश किया। उसके बाद तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। मतलब आगे अकबर आया तो पूरा मतलब पूरा भारत ही अपने नाम कर लिया भाई ने। उसके बाद जहांगीर आया, सेम एट इज इट। उसके बाद क्या बोलते उसको बोलते हैं वो शाहजहां आया। उसके बाद औरंगजेब आया। मतलब इन सभी ने तो पूरा मतलब निचोड़ के रख दिया भारत को। उसके बाद डाउनफॉल चला जाता है मुगल का। लेटर मुगल जो आते हैं उसके बाद के बादशाह इतने अच्छे नहीं थे। उनके बाद मराठों ने इनकी हालत बहुत खराब कर दी थी, पूरी तरफ से घुस गए थे, पेशवा पूरे घुस गए थे। और ऐसा हो गया था लास्ट लास्ट आखिरी वक्त के समय कि मुगलिया सल्तनत महज दिल्ली तक ही आ गई थी। खैर वो आगे की बात है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक है वो आगे वाला, उसे हम आगे जानेंगे ही। फिलहाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अभी बाबर जा चुका है और हुमायूं गद्दी पर आ चुका है। इसके बाद आगे वो अपने सक्सेशन वॉर के चलते पिसने वाला है। तो इस तरह से ये बैटल ऑफ घाघरा खत्म होती है। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।